Hey guys, welcome all of you to 10 Minutes GK. This is रामजी गुप्ता। संपूर्ण भारतीय संविधान सीरीज का ये 7वां वीडियो है और हम इसमें पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान का भाग 3 यानी कि मौलिक अधिकार। दोस्तों, जिन लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप पहले उन वीडियोस को देखें ताकि मौलिक अधिकार और आने वाली चीज़ें आपको आसानी से समझ में आए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जो मौलिक अधिकार हैं उनको कहाँ से लिया गया है। तो दोस्तों, मौलिक अधिकार को अमेरिका यानी कि यूएसए के संविधान से लिया गया है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज कि मौलिक अधिकारों को हमने मौलिक या फिर फंडामेंटल क्यों कहा है। देखिए, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, इनको हमने संविधान में जगह दी है, पहली चीज। और दूसरी बात, इनको बिना संविधान संशोधन के दूसरे किसी भी कारण से बदला नहीं जा सकता है। इस कारण से इनको मौलिक अधिकार कहा गया है या फिर फंडामेंटल राइट्स कहा गया है। मतलब बिना संविधान संशोधन के इनमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा। हाँ, इमरजेंसी के हालात में कुछ मौलिक अधिकार आपके स्वतः कम हो जाते हैं, ऐसी कुछ बातें होती हैं। तो हम शुरू करेंगे मौलिक अधिकारों से और जानेंगे इसमें हमें क्या पढ़ना है। दोस्तों, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 तथा अनुच्छेद 12 से 35 में इनका वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर दो चीजें हमें हमेशा देखने को मिलती है। क्या चीज देखनी है कि भाग कौन सा है। भाग 3 है, मतलब कि संविधान के 22 भागों में से तीसरा भाग है और आर्टिकल है 12 से लेकर के 35 तक के। लेकिन कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर 12 और 13 में तो मौलिक अधिकार लिखे ही नहीं है। मौलिक अधिकार शुरुआत होती है आर्टिकल 14 से। तो 12 और 13 में क्या है वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। हम थोड़ी सी हिस्ट्री की तरफ जाते हैं कि मौलिक अधिकारों की कई बार इतिहास में जब मांग उठी तो उनमें क्या क्या चीजें थी। देखिए, भारत में मौलिक अधिकार की सर्वप्रथम मांग स्वराज विधेयक 1895 में की गई थी। स्वराज विधेयक वही है जो बाल गंगाधर तिलक लेकर के आए थे। इसके बाद 1925 में श्रीमती एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से तथा 1928 में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से इसकी मांग की थी। यहाँ पे अलग अलग समय पे बड़े बड़े लोगों के द्वारा मांगे की जा रही हैं, लेकिन ये मांगे संविधान बनने के पूर्व तक कभी भी पूरी नहीं हुई थी। 1931 में कराची कांग्रेस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित मूल अधिकार प्रस्ताव स्वीकार किया गया। 1945 में भारत के संविधान के संबंध में सर तेज बहादुर सप्रू द्वारा पेश की गई रिपोर्ट में कहा गया था कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल किया जाना चाहिए। दोस्तों, ये चीजें बहुत कम एग्जाम में पूछी जाती है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी सी इसकी ब्रीफ हिस्ट्री पता होनी चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने मौलिक अधिकारों से। देखिए दोस्तों, संविधान में हमें टोटल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार मिले हैं। पहला अधिकार है समता यानी कि समानता का अधिकार, मतलब कि राइट्स ऑफ इक्वालिटी, जिसको अनुच्छेद 14 से 18 में बताया गया है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसको 1922 में वर्णित किया गया है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23 और 24 में। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से 28 में। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, 19 से 30 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, 32 से 35 में। यहाँ से 32 है, यहाँ 35 गलत लिखा हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पे 6 तरीके के हमें टोटल मौलिक अधिकार मिले हुए हैं यहाँ पर। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई थी कि मौलिक अधिकार जो है आर्टिकल 12 से स्टार्ट होते हैं। तो 12 और 13 कहाँ गए, हमें वो चीज समझने की कोशिश करना है। बाद में हम इन सभी आर्टिकल्स को एक एक करके डीपली एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि आर्टिकल 12 और 13 हमसे क्या कहता है। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 12 में जहां से हमारा मौलिक अधिकार शुरू होता है, वहां पर लिखी हुई है राज्य की परिभाषा। अब कई लोग ये देख करके कंफ्यूज हो चुके होंगे कि राज्य तो हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के सभी राज्य हैं। दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी सा चेंज देखने को मिलता है। चेंज क्या है कि जब हम मौलिक अधिकार पढ़ते हैं तो कई बार संवैधानिक शब्दों में यह कहा जाता है कि राज्य को अपने लोगों की रक्षा करनी चाहिए या राज्य को इस
इस तरीके के नियम बनाने चाहिए कि वहाँ के लोगों का विकास हो सके। मतलब कई बार मौलिक अधिकार पढ़ते समय राज्य को कुछ करने की इजाज़त दी जाएगी संविधान के द्वारा। तो वहाँ पर राज्य का मतलब कोई स्टेट नहीं है, राज्य का क्या मतलब है यहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे। वहाँ की राज्य की परिभाषा में शामिल होता है भारत सरकार, भारत की केंद्रीय संसद यानी कि विधानसभा और राज्यसभा। इसी तरीके से शामिल होती हैं राज्य की सरकारें यानी कि गवर्नमेंट ऑफ स्टेट और राज्य की विधायिकाएं यानी कि विधानसभाएं और विधान परिषदें। इसके साथ शामिल होते हैं स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय का अर्थ होता है कि एक छोटे से स्थान में काम करने वाली संस्थाएं जैसे कि नगर निगम, नगर पालिकाएं, नगर पंचायतें, ग्राम पंचायतें और अन्य स्थानीय निकाय। चौथी चीज है अन्य अधिकारी तथा कंपनियां। ऐसी कंपनियां जो गवर्नमेंट फंडेड होती हैं जैसे कि एलआईसी, ओएनजीसी, रेलवे या फिर और गवर्नमेंट कंपनियां या कोई भी सरकारी अधिकारी जैसे कि आईएएस, आईपीएस या कोई भी सरकारी अधिकारी, ये सारी की सारी चीजें राज्य की परिभाषा में शामिल होती हैं। यहाँ पर इन बातों का अर्थ यह है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति जो कि शासकीय व्यक्ति हो, सरकारी अधिकारी हो या कोई कंपनी या फिर कोई स्थानीय निकाय आपके अधिकारों का हनन करती है, आपके मौलिक अधिकारों का हनन करती है, तो आप उसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपनी केस फाइल करा सकते हैं। यह अर्थ होता है राज्य की परिभाषा का। तो राज्य की परिभाषा में जो शब्द शामिल है वो आप लोग समझ चुके होंगे अच्छे तरीके से। तो आगे बढ़ने की हम कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध दिए गए हैं, ना कि सामान्य व्यक्तियों के विरुद्ध। व्यक्तियों के अनुचित कृत्यों के विरुद्ध साधारण विधि में उपचार उपलब्ध होते हैं। यहाँ पर इस लाइन का मतलब यह हुआ है कि जो हमें मौलिक अधिकार मिले हैं वो व्यक्तियों के लिए है। ये मतलब नहीं है कि राज्य इनसे कोई प्रॉफिट उठा पाएगा। यहाँ पर जो भी फायदा मिलेगा वो सामान्य व्यक्तियों को मिलेगा। आर्टिकल 12 के अलावा अधिकांश लोग आर्टिकल 13 में बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो आर्टिकल 13 का मतलब पहले हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम नीचे की लाइन पढ़ेंगे। तो उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का प्रहरी बना देता है। आर्टिकल 13 जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट जो है उसको मौलिक अधिकारों को क्या बना देता है, गारंटर बना देगा या फिर प्रहरी बना देगा। यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप उच्चतम न्यायालय जाकर के वहां पे अपनी अपील दर्ज कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के अंतर्गत ऐसी विधियों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती हो। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है न्यायिक पुनरावलोकन। शायद कुछ लोग इसका मतलब नहीं जानते होंगे, तो इसका अर्थ मैं आपको बता देता हूँ। इंग्लिश में न्यायिक पुनरावलोकन को बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये होता है कि यदि कोई भी कोर्ट, कोई सुप्रीम कोर्ट किसी बारे में एक रिपोर्ट देता है या कोई फैसला देता है, कोई जजमेंट देता है, तो उसको बदला तो नहीं जा सकता है। लेकिन यदि आपको ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया फैसला थोड़ी सा गलत है, तो आप उनसे न्यायिक पुनरावलोकन की मांग कर सकते हैं, जिस कारण से जो फैसला है उसमें बदलाव हो जाए। तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को प्राप्त होती है। तो यहाँ पे आर्टिकल 13 का सिंपल अर्थ ये है, इसके अनुसार राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बना सकता जो मूल अधिकारों को कम करती हो या छीनती हो। यदि राज्य कोई ऐसी विधि बनाता है तो वह उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। किसी भी विधि, उपविधि अथवा कार्यकारिणी के आदेश द्वारा यदि मूल अधिकारों का अतिक्रमण होता है तो उसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। आर्टिकल 13 सिर्फ इतना बताएगा कि यदि राज्य, यानी कि राज्य का मतलब आप समझ जाते होंगे क्या है। राज्य के मतलब वही है जो अभी मैंने 4 बातें आपको बताई हैं। तो आर्टिकल 13 बोलता है राज्य पहली बात तो ऐसी कोई भी लॉ या कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो लोगों के मौलिक अधिकारों को छीनती हो, और यदि बना भी देगा तो वो उसको शून्य कर दिया जाएगा, या फिर यदि बना दिया गया है तो उस व्यक्ति के पास एक पावर है कि वो न्यायिक पुनरावलोकन की फाइल जो होती है, न्यायिक पुनरावलोकन की जो बात होती है, वो सर्वोच्च न्यायालय को पहुंचा सके। तो आर्टिकल 13 ओवरऑल आपके मौलिक अधिकारों की क्या करता है, रक्षा करता है। तो ये आर्टिकल 12 और 13 आपको क्लियर हो चुके हैं। हम कुछ और बातें करेंगे और स्टार्ट करेंगे हम अपने पहले अधिकार से। ध्यान दीजिएगा, जो हमें मौलिक अधिकार मिले हैं उनमें से कुछ मौलिक अधिकार सिर्फ
केवल नागरिकों को दिए गए हैं। नागरिकों का अर्थ है जिनके पास भारत की नागरिकता है। मतलब कुछ मौलिक अधिकार सिर्फ नागरिकों के लिए होंगे, विदेशियों के लिए नहीं होंगे। उसमें से कौन-कौन से ऐसे अधिकार हैं जो नागरिकों के लिए हैं? तो एक अधिकार है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर आधार का भेदभाव का प्रतिषेध। ये आर्टिकल है 15। इसके अलावा और आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 19, 29 और 30 है। दोस्तों इन चीज़ों को मैं अभी आपको डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ी देर के बाद यानी कि आगे चल कर के हम इन सारे आर्टिकल्स को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ उन आर्टिकल्स के नाम याद रख लीजिएगा, मतलब आर्टिकल नंबर याद रख लीजिएगा कि कौन-कौन से आर्टिकल भारतीयों के लिए हैं, मतलब सिर्फ नागरिकों के लिए है। तो है आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30। और कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो सभी व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं, वो चाहे विदेशी हों या फिर भारतीय नागरिक। उनमें से कौन-कौन से ऐसे अधिकार हैं? वो अधिकार होते हैं आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 का मतलब होता है विधि के समक्ष समानता, यानी कि इक्वालिटी बिफोर लॉ। मतलब कानून सबके लिए बराबर होगा, वो चाहे विदेशी व्यक्ति हो, वो चाहे भारतीय व्यक्ति हो। कानून में किसी भी प्रकार की क्या बोलते हैं, भेदभाव नहीं किया जाएगा। यदि विदेशी व्यक्ति किसी प्रकार का अपराध करता है, चाहे भारतीय व्यक्ति किसी प्रकार का अपराध करता है, जो सजा होगी वो दोनों व्यक्तियों को एक सी मिलेगी। ये होता है विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 14 भारतीय और विदेशी लोगों के बीच में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। इसी प्रकार से आर्टिकल 22 और आर्टिकल 25 से लेकर के 28। आर्टिकल 22 जो है होता है वो है दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसके अलावा जो धर्म की स्वतंत्रता है वो आर्टिकल 25 से 28 के बीच में दी गई है। तो यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ यह बताया कि इन दोनों में डिफरेंस ये है कि कुछ मौलिक अधिकार सिर्फ भारतीयों के लिए हैं और कुछ मौलिक अधिकार दोनों लोगों के लिए है। अभी हम जब इन आर्टिकल्स को एक-एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, तो आपको दोबारा से सारी बातें बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएँगी। तो हम दोस्तों शुरू करते हैं अपना पहला मौलिक अधिकार, जिसको हम बोलते हैं समानता का अधिकार। टोटल जो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, उनमें से पहला समानता का अधिकार है और समानता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 14 से 18 तक में दिया गया है। 14 से 18 तक में दिया है, मतलब हमें 5 प्रकार की समानताओं के अधिकार मिलेंगे। 14, 15, 16, 17 और 18। और इन पाँचों को हम एक-एक करके देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले दोस्तों चलते हैं आर्टिकल 14 की तरफ। आर्टिकल 14 बताता है विधि के समक्ष समानता, मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये जो शब्द आप देख पा रहे होंगे, विधि के समक्ष समानता, इसका अर्थ है कानून सबके लिए बराबर होगा। समानता के अधिकारों में हमें कई प्रकार की समानताएं मिलती हैं। उनमें से जो पहला अनुच्छेद है, उसमें पहला अनुच्छेद का मतलब अनुच्छेद 14 में नंबर का जो अनुच्छेद है, उसमें हमें विधि के समक्ष समानता के बारे में बताया गया है। इंग्लिश में हम बोलते हैं इसको इक्वालिटी बिफोर लॉ। और दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, विधि के समक्ष समानता के साथ साथ इसको दूसरे शब्दों में कहा जाता है विधि का समान संरक्षण का अधिकार। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इन दोनों का अर्थ क्या है, इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जो विधि के समक्ष समानता वाली जो लाइन है, पदावली है, ये ब्रिटेन यानी कि हमने कहाँ से ली हुई है, इंग्लैंड से ली हुई है, जिसका अर्थ होता है कानून के सामने सभी व्यक्ति बराबर हैं। मतलब वो चाहे भारतीय हो, वो चाहे विदेशी हो, वो चाहे जैसा भी हो, वो सभी व्यक्ति बराबर होंगे इक्वालिटी बिफोर लॉ के तहत। दूसरी जो पदावली है विधि का समान संरक्षण, वो अमेरिका यानी कि यूएसए से ली गई है, जिसका अर्थ है कि समान परिस्थितियों में पाए जाने पर कानून सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करेगा, यानी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। दोबारा से बताता हूँ, समान परिस्थितियों में पाए जाने पर कानून सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करेगा। यह जो पदावली है कहाँ से ली गई है? ये ली गई है अमेरिका के संविधान से। लेकिन दोस्तों कई बार आपको एक डिफरेंस देखने को मिलेगा। यदि कभी कोई गलत कार्य या किसी प्रकार का अपराध एक वयस्क व्यक्ति करता है या फिर एक अवयस्क करता है, तो उसमें जो सजा मिलती है उसमें अंतर हो जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान एज को हमेशा से अपने दिमाग में रख करके चीजों का फैसला देता है। ये बात यहाँ पर अपवाद के रूप में आपको
देखने को मिल रही होगी। तो दोस्तों ये आर्टिकल 14 है, जो मेरे ख्याल से आप लोगों को बात एकदम क्लियर हो चुकी होगी। इसके अलावा हम बात करेंगे दूसरे तरीके की समानता के अधिकार की। तो दूसरे तरीके के समानता का अधिकार अनुच्छेद 15 में बताया गया है, और अनुच्छेद 15 में कहा गया है, राज्य को यह आदेश देता है, आर्टिकल 15 राज्य को यह आदेश देता है कि वह किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव ना करे। दोस्तों यदि आप लोगों ने एक बात यहाँ पे नोटिस की हुई हो, तो यहाँ पर नागरिक लिखा हुआ है, मतलब जो आर्टिकल 15 है ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? भारतीय नागरिकों के लिए है। यहाँ पर कहीं पर भी नागरिक वाली बात नहीं लिखी थी आर्टिकल 14 में, लेकिन यहाँ 15 में लिखी हुई है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, ये बोलेगा आर्टिकल 15। लेकिन कई बार इसका उल्लंघन देखने को आपको मिलेगा। वो कैसे उल्लंघन होता है वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो आर्टिकल 15 आपको समझ में आ गया है कि क्या चीज है, कि किसी भी कोई व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वंश का हो, उसका सेक्स कुछ भी हो या फिर उसका बर्थ प्लेस कुछ भी हो, उसमें किसी भी प्रकार का डिफरेंस भारतीय संविधान नहीं करेगा। ये बात हुई आर्टिकल 15 की। इसके अपवाद जो होंगे उनकी हम बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 15 के अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्रदान किए गए हैं, विदेशियों को नहीं। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। अनुच्छेद 15, इसके देखिए कई बार मैंने एक चीज बताई है, जो हमारे अनुच्छेद होते हैं कई बार उनके सब आर्टिकल या फिर उपखंड भी जोड़े जाते हैं। तो ऐसे ही अनुच्छेद 15 के खंड 2 में लिखा हुआ है, सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव का निषेध करता है। मतलब कि कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि कोई पब्लिक प्लेस है, वहां पर ऊंची जाति और नीची जाति दोनों के लोग आते हैं। तो यदि कभी कभार छुआछूत जैसी बातें यदि सामने यहाँ पर आती हैं, तो आर्टिकल 15 के तहत वो क्या हो जाएंगी? गलत हो जाएंगी। ओवरऑल वो एक अपराध बन जाएंगी। तो इस प्रकार से सार्वजनिक स्थानों पर आप किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते हैं, आर्टिकल 15 बोलता है। अनुच्छेद 15 का खंड 3 राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष प्रावधान करने की शक्तियां प्रदान करता है। यहाँ पर इसका अर्थ क्या हो रहा है, इस बात हम समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आपने कई बार देखा होगा, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, कि आप बस में यदि गवर्नमेंट की बस में सफर कर रहे होते हैं, और यदि भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो कई बार क्या होता है कि जो एक वयस्क व्यक्ति होता है, जिसकी एज 18 प्लस होती है, या फिर जो एक ऐसा जवान व्यक्ति होता है, तो उसको हमेशा खड़ा रहने दिया जाता है। यदि कोई लेडीज आती है, कोई बुजुर्ग व्यक्ति आता है या कोई बच्चा आता है, तो उसको बैठने को दिया जाता है। लेकिन अभी अभी हमने यहाँ पर एक बात पढ़ी थी, कि यहाँ पर तो जाति, मूल वंश या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो यहाँ पर तो हमें हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। ऐसा कभी कभार हमें महसूस हो रहा है कि एक लेडीज को बैठाया जा रहा है और एक जेंट्स को क्यों खड़ा रखा जा रहा है। तो ध्यान दीजिए, आज हमारे संविधान ने ही कहा है कि जो स्त्री होती है या जो बालक होते हैं, उनको समाज की थोड़ी-सी कमज़ोर कड़ी माना जाता है। तो उनकी स्थिति को सुधारने के लिए ऐसे प्रबंध बनाए गए, ताकि वो लोग थोड़ी-से स्थिर हो सकें। तो कभी भी यदि ऐसी परिस्थिति आपके सामने आती है, तो उसको आप अपने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन ना मानें। हाँ, लेकिन आपको आर्टिकल 15 के तहत ये बातें उसका अपवाद समझ में आएँगी, लेकिन वास्तविकता में ये उसका अपवाद नहीं है। वो कुछ नहीं, वो स्त्रियों और बालकों, मतलब कि एक कमजोर स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए बनाए गए प्रयास हैं। इसी तरीके से आर्टिकल 15 का खंड 4 प्रथम संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। पहला संविधान संशोधन 1951 में जब हुआ, तो उसमें अनुच्छेद 15 का खंड चौथा जोड़ा गया। और खंड चौथे में एक बात लिखी हुई थी, इसमें राज्य द्वारा सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जाति यानी कि एससी और अनुसूचित जाति जनजाति यानी कि एसटी की उन्नति के लिए विशेष उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई है। सरकारी सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 15(4) के आधार पर ही किया गया था। दोस्तों अभी अब आर्टिकल 16 पढ़ेंगे, तो जो आपको ये जो बात दिखाई दे रही है, वो आर्टिकल 16 की अपवाद के रूप में महसूस होगी। ये बात मैं आपको आगे क्लियर करूंगा। इस प्रकार अनुच्छेद 15 के खंड 3 और अनुच्छेद 15 1 और 2
कि सामान्य नियम के अपवाद हैं। इन अपवादों को मैं आपको ऊपर यहाँ चीज़ों में शेयर कर चुका हूँ, इसको समझा चुका हूँ। हम आर्टिकल 16 पढ़ेंगे और इसके अपवाद के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों यहाँ पे अनुच्छेद 16 में लिखा हुआ है, लोक सेवाओं में अवसर की समानता का अधिकार देता है। जो आर्टिकल 16 होता है, लोक सेवा मतलब जो आपकी गवर्नमेंट सर्विसेज होती हैं, उनमें सभी युवाओं को, सभी व्यक्तियों को समानता के साथ पेश किया जाएगा। मतलब किसी के साथ भी जाति या धर्म के हिसाब से या रंग के हिसाब से भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन इसमें एक बात आपको देखने को मिलेगी, वो भी हम क्लियर करेंगे। अनुच्छेद 16 के खंड 2 में कहा गया कि राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव, निवास या इनमें से किसी के आधार पर ना तो किसी नागरिक को अपात्र माना जाएगा और ना ही कोई विभेद किया जाएगा। मतलब आर्टिकल 16 के तहत जितने भी लोक सेवक होते हैं, मतलब जो भी पब्लिक सर्विस करते हैं या कोई भी गवर्नमेंट सर्विस की जब वैकेंसी आती है, तो उसके तहत हर व्यक्ति को पात्रता दी जानी चाहिए, हर व्यक्ति को पात्रता दी जाएगी और कोई भी भेदभाव देखने को नहीं मिलेगा। ये कहता है अनुच्छेद 16। लेकिन वर्तमान समय में कई बार जो जनरल से बिलॉन्ग करने वाले व्यक्ति होते हैं, जैसे कि मैं भी हूँ या और कोई भी लोग हैं, तो हमेशा वो ये बोलते हैं कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। यदि कोई जाति पहले समय में कमजोर थी या आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई थी, तो उसको उठाने के लिए, उसको अपने बराबरी में लाने के लिए सरकार के द्वारा किए गए एक प्रयास हैं और हमारे संविधान ने ही उनको ऊपर उठाने के लिए कहा है। एक बात कहाँ कही है, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। अनुच्छेद 16वें के चौथे खंड में के अनुसार राज्य पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, नियुक्ति या पदों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। इस प्रकार का उपबंध तभी किया जा सकता है जब वर्ग पिछड़ा हो और उसका राज्याधीन पदों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व ना हुआ हो। दोस्तों आज के समय में हम सभी जानते हैं कि रिजर्वेशन एक काफी बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। लेकिन दोस्तों आज भी कई जगह हमें इस तरीके की जाति और पाति के भेदभाव देखने को मिलते हैं। जिस दिन ये जात पात की रेखाएं हमारे देश से गायब हो जाएंगी, रिजर्वेशन ऑटोमेटिकली भी गायब हो सकता है। फिलहाल आप इस चीज को अपवाद नहीं मानिएगा, क्योंकि अ, यदि किसी को रिजर्वेशन दिया जा रहा है तो उसकी स्थिति को और बेटर करने के लिए ही दिया जाता है, क्योंकि संविधान के ही कुछ अनुच्छेदों के उपखंडों में इसको बताया गया था। तो आर्टिकल 16 समानता की बात करेगा और आर्टिकल 16वें का चौथा उपखंड चौथा उनको कुछ विशेष अधिकार देगा। तो आई थिंक आर्टिकल 16 आपको क्लियर हो चुका होगा। हम चलते हैं अनुच्छेद 17 की तरफ। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है, मतलब कि अनटचेबिलिटी की बात की गई है। दोस्तों कई बार आपने देखा होगा कि यदि कोई बड़ी जाति से बिलोंग करता है, कोई छोटी जाति से बिलोंग करता है, तो उनके बीच में छुआ-छूत जैसी एक बेकार समस्या आकर के खड़ी हो जाती है। तो यदि किसी छोटी जाति के व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कि उसके साथ इस तरीके का अस्पृश्यता का काम हो रहा है, तो वो चाहे तो वो ये समझे कि यदि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में जाकर के अपने बात को रख सकता है। तो यह आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत करता है और उसका किसी भी रूप से आचरण को निषिद्ध करता है। अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी अयोग्यता को लागू करना दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। आर्टिकल 17 का बहुत ही अच्छे तरीके से व्याख्यान जब हम एससी एसटी एक्ट पढ़ते हैं तो उसमें भी ये चीजें बताई गई हैं। सरकार ने 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित किया। इसे 1976 में संशोधित करके सिविल नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 पारित किया, जो आज प्रवर्त है। ये वही आर्टिकल्स हैं जो उसमें से संबंधित होते हैं। तो आर्टिकल 17 संबंधित होता है अस्पृश्यता के अंत से। ये बात आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। हम अपने समानता के अधिकारों में आखिरी आर्टिकल की बात करेंगे और आखिरी आर्टिकल है हमारा अनुच्छेद 18। 14 से 18 तक के समानता के अधिकारों में अनुच्छेद 18 में बताया गया है उपाधियों का अंत। उपाधि मतलब कि जो थ्रोन होता है लोगों के पास, उपाधियों का अंत।
देखिए, आज के समय हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, जहाँ पे जहाँ पे सभी लोगों के वोट की वैल्यू बराबर होती है। चाहे वो एक ऑफिसर हो, चाहे वो एक दुकानदार हो, चाहे वो एक मज़दूर हो। अर्थात आर्टिकल 18 के थ्रू ये बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को हम बड़ा या छोटा नहीं मानेंगे। इस कारण से जो बहुत सारी पुराने ज़माने में कुछ उपाधियाँ चली आ रही थी, उनको अंत किया गया आर्टिकल 18 के थ्रू। और वो कौन-कौन सी उपाधियाँ थी? राज्य सेना संबंधी या शिक्षा संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाय नहीं प्रदान करेगा। भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा, किंतु यदि वह उपाधि स्वीकार करता है, तो उसे राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेनी होगी। दोस्तों, सारी की सारी उपाधियों का यहाँ पे अंत हो जाता है। मान लीजिए पिछले ज़माने में कोई राजा था, तो आज के समय वो अपनी राजा वाली जो बातें हैं लोगों के सामने नहीं रखेगा। यह कहलाता है उपाधियों का। लेकिन हाँ, यदि किसी व्यक्ति को कोई सम्मान मिलता है, सम्मान जैसे किसी व्यक्ति को कोई भारत रत्न मिलता है, पद्म विभूषण मिलता है, पद्मश्री मिलता है, तो यह सम्मान जो है इसका अंत नहीं होगा, क्योंकि इसको एक व्यक्ति को विशेष कार्य के लिए दिया गया है, वो भी भारत सरकार के द्वारा। तो ऐसी उपाधियों का अंत नहीं होगा, लेकिन उन उपाधियों का अंत होगा जो पिछले ज़माने में चली आ रही थी। तो आर्टिकल 18 संबंधित है उपाधियों के अंत से। दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पे 5 तरीके के समानता के यानी इक्वालिटी के आपको राइट्स बताए। तो इन एक-एक आर्टिकल्स को आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। तो दोस्तों, यदि आपको सारी बातें समझ में आई हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जिस हिसाब से मैं वीडियोज़ को बनाने के लिए मेहनत करता हूँ, रिस्पॉन्स उतना अच्छा मिलता नहीं है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप इन सारी बातों को समझेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल 10 मिनट्स जीके को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।